ये देखिए, ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन है। आज का ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स का आ चुका है ऑलरेडी सीए एग्ज़ाम्स में। और ये क्वेश्चन जो है ये हम लोग को एक लंबा क्वेश्चन है बिकॉज इसका मार्क्स ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि क्वेश्चन का लेंथ और टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन विच ही हैड डन। तो ये क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं और ये क्वेश्चन का जो लेंथ है, क्वेश्चन का भी लेंथ जो है वो भी बहुत लंबा है। ये तो आधा है, इसके नेक्स्ट पेज में और आधा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अर्नब इस्पात उद्योग लिमिटेड एज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। फिर बोला गया हम लोग को क्या क्या बोला गया, पर्टिकुलर सीरियल नंबर अमाउंट हम लोग को बोला गया। पहला बोला रॉ मटेरियल परचेज, हम लोग इतने का रॉ मटेरियल परचेज किए। उसमें हम लोग को बोला जीएसटी पेड ऑन दी अबव परचेज एट द रेट 18% एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम लोग ने जब कॉस्ट शीट का डिटेल फॉर्मेट को जब पढ़ा था तो उस फॉर्मेट में हम लोग ने देखा था कि अगर हम लोग को जो रॉ मटेरियल कंज्यूम का कॉस्ट निकालना है, नेट परचेज, हम लोग को नेट परचेज रॉ मटेरियल्स का जो हम लोग को कॉस्ट निकालना है, तो उसमें हम लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर एलिजिबल है जीएसटी का, देन हम लोग उसको कॉस्ट में कंप्यूट नहीं करेंगे। अगर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल नहीं है देन उसको हम लोग करेंगे। बिकॉज हम लोग को अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है तो हम लोग को वो कॉस्ट का पार्ट मिलता नहीं है, हम लोग को जो आउटपुट जीएसटी है उससे हम लोग को क्रेडिट को एडजस्ट करने का मौका मिलेगा, इसलिए हम लोग का वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं। और अगर हम लोग का वो आईटीसी हम लोग को नहीं मिलता, दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट, देन हम लोग को वो कॉस्ट में कंप्यूट करना होगा बिकॉज उसको हम लोग को कस्टमर से रिकवर करना रहेगा, इसलिए हम लोग उसको कॉस्ट से कंप्यूट करेंगे, अदरवाइज नॉट। उसके बाद बोला फ्रेट इनवर्ड, ये जो रॉ मटेरियल को हम लोग ने जहाँ से परचेज़ किया, सप्लायर से लेके हम लोग को जो स्टोर हाउस है वहाँ तक लाने का फ्रेट देना पड़ा, खर्चा देना पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके बाद बोला वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ पीएफ एंड ईएसआईएस। तो पीएफ क्या हो गया, प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और ईएसआईएस क्या हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। उसके बाद बोला है प्रोडक्शन, रॉयल्टी पेड फॉर द प्रोडक्शन, देन अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल। उसके बाद बोला है अमाउंट पेड फॉर द परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स। उसके ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 2 ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ इसका जो अमाउंट पेड किए हम लोग जो मोल्ड्स एंड पैटर्न्स का वो 2 साल तक चलेगा, तो उसको हम लोग को एमोटाइज करना होगा 2 ईयर्स तक। तो हम लोग को ये फर्स्ट ईयर का बोला है, दैट इज़ हम लोग इसका जितना खर्चा है उसका आधा हम लोग खर्चा लिखेंगे इस साल का कॉस्ट शीट में। और ये हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या चार्जेबल एक्सपेंसेस बोल सकते हैं बिकॉज ये इजीली ये हम लोग का जो प्रोडक्शन है उसमें डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एन आउटपुट है, दैट्स वाई ये हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद बोला जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, तो ये भी हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या चार्जेबल एक्सपेंसेस है बिकॉज ये जॉब चार्जेस जो जॉब वर्कर्स को हम लोग देंगे, ये हम लोग का जो वेज हम लोग का जो वर्कर्स होता है, ये जॉब वर्कर्स वो वर्कर्स नहीं है, ये लोग जॉब वर्कर्स रहते हैं, इसलिए ये लोग को हम लोग को क्या देना होगा, ये हम लोग को एक्सपेंसेस होता है, ये हम लोग को इजीली आइडेंटिफाइबल है इन रिलेशन टू एन आउटपुट, देयरफॉर इट विल बी कंसीडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस। उसके बाद बोला स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ से स्टार्ट होता है। डेप्रिसिएशन बोला गया फैक्ट्री बिल्डिंग में, ऑफिस बिल्डिंग में बोला है, प्लांट एंड मशीन्स में बोला है, डिलीवरी व्हीकल्स में बोला है, तो हम लोग को फैक्ट्री बिल्डिंग में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन जो फैक्ट्री बिल्डिंग में हुआ है वो हम लोग का हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। ऑफिस बिल्डिंग में जो है वो हम लोग का चल जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी जो बोला ये हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा, और डिलीवरी व्हीकल्स ये हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चल जाएगा। उसके बाद बोला सैलरी पेड टू द सुपरवाइजर्स, ये हम लोग सपोज करेंगे कि हम लोग का ये फैक्ट्री का सुपरवाइज़र है तो इसलिए ये हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में कंसिडर करेंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड के किसके लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग के लिए, व्हीकल्स यूज बाय डायरेक्टर्स के लिए, तो ये सब हो गया। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड के किसके लिए, प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री बिल्डिंग। फिर ये देखिए उसके बाद बोला गया स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए भी दिया है। फिर एक्सपेंसेस पेड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़, सैलरी पेड टू द क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ्स, तो ये मेरा क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट हो गया जो मेरा कॉस्ट है प्रोडक्शन में कंप्यूटेशन में आएगा। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट देखिए बोला गया किसमें, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग को R&D का खर्चा हुआ तो ये हम लोग का कॉस्ट है प्रोडक्शन के कंप्यूटेशन में आएगा। उसके बाद बोला एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। उसके बाद हो गया एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, सैलरी पेड की है किसको, फंक्शनल मैनेजर्स को, जैसे प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर्स को, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजर को, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर को। उसके बाद सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, पैकिंग कॉस्ट फॉर, ये देखिए प्राइमरी पैकिंग जो नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी है, और उसके बाद बोला है फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, तो प्राइमरी पैकिंग जो नेसेसरी है वो हम लोग का कॉस्ट है प्रोडक्शन के कंप्यूटेशन में आएगा, और जो हम लोग का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स है वो हम लोग का S&D ओवरहेड में जाएगा, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। उसके बाद बोला इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, फीस पेड टू ऑडिटर्स, ये सब जितना भी है फीस पेड टू ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर्स,
ये मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चल जाएगा, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा, जो हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स के कंप्यूटेशन में आएगा। उसके बाद बोला फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उसके बाद बोला परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ। ये जो हम लोग को हल्का सा दिख रही है क्या है, परफॉर्मेंस बोनस पेड किया सेल्स स्टाफ को, तो ये मेरा SND दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। उसके बाद बोला वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये देखिए हम लोग को ओपनिंग स्टॉक का डिटेल्स दिया हुआ है, कब का दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2007 का दिया हुआ है। रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। सिमिलरली हम लोग का लाइकवाइज हम लोग को वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2008 का भी दे दिया है, कब कब का, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। उसके बाद बोला अमाउंट रियलाइज बाई सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वॉज कितना, 86,000। तो ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेस हो जाएगा, हम लोग ने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में देखा था। उसके बाद बोला फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द अर्नब इस्पात उद्योग लिमिटेड। हम लोग को अर्नब उद्योग इस्पात लिमिटेड के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बनाना होगा, जो क्या क्या शो करेगा देखिए। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 शोइंग क्या क्या, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो लगभग हम लोग से सब कुछ ही पूछ लिया, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये सॉल्व करके हम लोग को एक लंबा क्वेश्चन जाएगा, इसको टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेंथ लगेगा, बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो ये देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग को क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। और रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स को फर्स्ट लिखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स जो वो हम लोग का सेकेंड पेज में था, एकदम लास्ट में था। तो वो हम लोग कितना था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स जो था वो 18 लाख का अपने को ओपनिंग स्टॉक था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स पहले हम लोग लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स को हम लोग शुरू में लिख लेते हैं रॉ मटेरियल्स, इसके बाद से हम लोग RM करके लिखेंगे, बिकॉज ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नहीं तो ये कितना है हम लोग का 18 लाख है। इसमें हम लोग नेट परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल्स को ऐड करेंगे। और हम लोग का नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना बताया था, हम लोग का रॉ मटेरियल्स परचेज बताया था 10 करोड़ का। तो 10 करोड़ हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं नेट परचेज। और ये किसको हम लोग नेट परचेज किए, रॉ मटेरियल्स को। और ये मेरा 10 करोड़ का है। और उसके बाद मेरे को GST ऐड नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि इसलिए नहीं करना है बिकॉज हमको यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मेरा एलिजिबल है, दैट मीन्स हमको इसका क्रेडिट मिल जाएगा, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे को ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं, और कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे नहीं। तो ये हो गया मेरा। उसके बाद फ्रेट इनवर्ड बोला है, तो ये हम लोग का नेट परचेज में ही आता है, कंप्यूटेशन में फ्रेट आ जाएगा हम लोग का। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड का अमाउंट हम लोग को बताया है कितना, 11,20,600 हम लोग का फ्रेट इनवर्ड का वैल्यू है। तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक आ गया, रॉ मटेरियल्स परचेज में जितना जितना आइटम्स आता है वो सब आ गया। इसके बाद हम लोग को और कुछ तो बोला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हम लोग एकदम एंड में दिया हुआ है उसको हम लोग लेस कर देंगे, सो दैट कि हम लोग को रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आ जाए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हम लोग को बताया 9,60,000 का, तो यहाँ पे हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हम लोग लिखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हम लोग कितना है, 9,60,000। तो यहाँ पे 9,60,000 को हम लोग लेस करेंगे। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है, तो ये देखिए ये मेरा कितना आ गया, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड 10,19,60,600। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, दैट इज़ हम लोग ने इतना रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड किया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 को। तो ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। और ये कितना है मेरा, 10,19,60,600। हम लोग को रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने आई गेस नहीं बोला था, हम लोग को प्राइम कॉस्ट निकालने बोला था। तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम में हम लोग जानते हैं हम लोग को प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस को ऐड करना होगा। तो हम लोग ऐड करेंगे। हम लोग का फर्स्ट क्या आएगा, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में हम लोग को कई सारे आइटम दिया हुआ, तो कई सारे आइटम को लिखना होगा डायरेक्ट वेजेस। इसमें देखिए पहले क्या बोला गया, हम लोग को बोला वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। तो वेजेस जो फैक्ट्री वर्कर्स को पे किए हैं, ये तो एक एक्सपेंस आ गया हम लोग को डायरेक्ट वेजेस का। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, ये हम लोग कितना दिया हुआ है, वेजेस पेड इज़ हम लोग का 29,20,000 का वेजेस पेड हम लोग को दिया हुआ है, 29,20,000। उसके बाद हम लोग को और क्या क्या बोला है, उसके बाद हम लोग को बोला कॉन्ट्रीब्यूशन मेड किए हम लोग किसके, और एम्प्लॉयज़ PF एंड ESIS। तो हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं वो भी हम लोग वेजेस, हम लोग हम लोग का जो वर्कर्स होता है उसी का कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग PF एंड ESIS में डाल देते हैं। तो ये भी हम लोग का हो जाता है डायरेक्ट वेजेस में ही।
यहाँ ये कहाँ हो जाएगा, PF एंड ESIS। तो ये कितने का था हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन मेड, 3,60,000 था ये हम लोग का। तो ये भी हम लोग का डायरेक्ट वेजेस में ही आएगा। उसके बाद हम लोग का और एक था क्या, प्रोडक्शन बोनस, हम लोग बोनस पेड किए फैक्ट्री वर्कर्स को। तो ये भी मेरा कहाँ पे आ जाएगा, ये भी मेरा आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस में ही। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स को यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। और ये कितना हम लोग का प्रोडक्शन बोनस, ये हम लोग को बोला गया है 2,90,000 का प्रोडक्शन बोनस हम लोग पे किए हैं। तो मेरे डायरेक्ट वेजेस में और कुछ आइटम है नहीं, यही 3 आइटम था मेरे डायरेक्ट वेजेस में। तो ये तीनों को ऐड कर देंगे, दैट इज़ 29,20,000 प्लस 3,60,000 प्लस 2,90,000, दैट कम्स आउट टू बी 35,70,000। तो ये मेरा आ जाएगा क्या, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस या प्रोडक्शन वेजेस, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी हम लोग को कई सारा आइटम बोला गया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस, कुछ भी बोल सकते हैं आप। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस, इसमें हम लोग को पहला क्या आइटम बोला गया, पहला आइटम हम लोग को बोला है रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। जो हम लोग का प्रोडक्शन में रॉयल्टी पेड होता है वो हम लोग ने पहले कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में डिटेल में डिस्कस किया था कि जो रॉयल्टी पेड होता है प्रोडक्शन में वो हम लोग कहाँ पे आता है, वो हम लोग का आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और वहीं अगर सेल्स में रहता तो वो हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, और ये कितना का रॉयल्टी पे किया हम लोग ने, 1,72,600। उसके बाद हम लोग को बोला गया है अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल हम लोग का फैक्ट्री में ही लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कहाँ ले लेंगे, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेंगे। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ये कितने का है हम लोग को पावर एंड फ्यूल, ये हम लोग का 4,62,000 है। उसके बाद हम लोग को बोला गया अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल के बाद हम लोग का जो मूल्स एंड पैटर्न्स था जिसका लाइफ 2 ईयर्स था उसको हम लोग को एमोटाइज़ करना है। एमोटाइजेशन ऑफ लिख देते हैं। मूल्स एंड पैटर्न्स, जो हम लोग का 2 साल में मूल्स एंड पैटर्न्स एमोटाइज होगा, हम लोग का 1 साल तो यही साल हो गया, तो इसलिए इसको 1 साल यहाँ पे हम लोग को एमोटाइज़ करना होगा। इसका टोटल अमाउंट हम लोग को दिया हुआ था 8,96,000। तो ये जो 8,96,000 है इसको 2 ईयर्स से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का 1 ईयर्स का आ जाएगा। 8,96,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 4,48,000। और ये मेरा हो गया, ऐड करके हम लोग निकाल लेते हैं कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 448,000 प्लस 462,000 प्लस 172,600, दैट कम्स आउट टू बी 10,82,600। तो ये हो गया मेरा 10,82,600। अब हम लोग प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे अपना, और कुछ हम लोग को बोला नहीं है, तो मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। सॉरी, एक और एक्सपेंस है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जॉब चार्जेस जो हम लोग जॉब वर्कर्स को दिए वो भी मेरा आ जाएगा। जॉब चार्जेस जो हम लोग पे किए किसको, जॉब वर्कर्स को, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, ये कितना पे किए हम लोग जॉब चार्जेस, ये हम लोग पे किए 8,12,000। तो ये 8,12,000 आ जाएगा यहाँ पे, इसको ऐड कर देंगे 8,12,000। तो ये मेरा टोटल आ जाएगा आउटर कॉलम में 18,94,600, 18,94,600। उसके बाद मेरा प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा, जो मेरा फर्स्ट आस्क था क्वेश्चन का प्राइम कॉस्ट, ये प्राइम कॉस्ट आ जाएगा मेरा। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा, प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को ये जो ऐड करना होगा 10,19,600 प्लस 35,70,000 प्लस 18,94,600, ये तीनों को ऐड करने से मेरा क्या आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो ये तीनों को ऐड करते हैं, 18,94,600 प्लस 35,70,000 प्लस 10,19,60,600, that comes out to be 10,74,25,200। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया। तो प्राइम कॉस्ट हम लोग ने निकाल दी, हम लोग का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया, जो कि हम लोग को पूछा था क्या। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्राइम कॉस्ट निकल गया। और एक चीज़ हम लोग ने यहाँ पे गलत कर दिया, पावर एंड फ्यूल जो है ये हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग का ये जो है, ये हम लोग का पावर एंड फ्यूल का आइटम जो है ये हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, बिकॉज इट कैन नॉट बी इजीली। एक हम लोग कितना, एक फ्यूल से हम लोग को पता नहीं चलता कि हम लोग कितना लीटर ऑफ फ्यूल एग्जैक्टली कंज्यूम्ड हो रहा है एक आउटपुट के लिए। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा ये फैक्ट्री ओवरहेड में, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं होगा।
तो 18,94,600 में से हम लोग को 442,000 डिडक्ट करना होगा। तो टोटल से भी 442,000 डिडक्ट करना होगा। तो ये मेरा आ जाएगा 10,69,83,200। टोटल में मेरा आ जाएगा 10,69,83,200। और ये जो मेरा, एक मिनट रुकिएगा, ये जो मेरा था क्या 4, यहाँ पे हम लोग का एक बार देख लेते हैं पावर एंड फ्यूल में कितना था। 462,000 हम लोग का था, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 462,000 था यहाँ पे हम लोग का। ये हम लोग का 10,69,63,200 आएगा, 10,69,63,200। और हम लोग का ये तीनों को ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ 172,600 प्लस 448,800 प्लस 8,12,000। ये मेरा आ जाएगा 172,600 प्लस 448,000 प्लस 8,12,000, दैट कम्स आउट टू 14,32,600। ये मेरा हो जाएगा क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो ये टोटल हो गया मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस। मेरा निकल गया प्राइम कॉस्ट। तो ये मेरा क्वेश्चन का फर्स्ट आस्क था कि प्राइम कॉस्ट कंप्यूटेशन करो, और हमने प्राइम कॉस्ट कंप्यूटेशन कर दिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट के तरफ जाएंगे। तो ये देखिए, ये मेरा प्राइम कॉस्ट तक निकल गया था। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या वर्क्स कॉस्ट या वर्क्स ओवरहेड या हम लोग का प्रोडक्शन ओवरहेड। तो कुछ भी लिखने से ही हम लोग का चलेगा। फैक्ट्री ओवरहेड में फर्स्ट आइटम क्या आ जाएगा, हम लोग को जो अमाउंट पेड किए थे किसमें, पावर एंड फ्यूल के लिए। तो ये हम लोग का फर्स्ट आइटम आ जाएगा, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल। ये मेरा फर्स्ट आइटम आ जाएगा किसमें, फैक्ट्री ओवरहेड में। और ये मेरे को दिया हुआ 462,000। उसके बाद हम लोग को बोला गया अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल के बाद स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड। तो ये मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल्स है, और इनडायरेक्ट मटेरियल्स कहाँ पे आता है, फैक्ट्री ओवरहेड में। ऑब्वियस से बात है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड ये मेरा आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। इसका हम लोग को अमाउंट दिया हुआ है कितना, 1,12,000, सिर्फ 1,12,000। उसके बाद हम लोग को बोला है डेप्रिसिएशन, किसमें बोला गया है, फैक्ट्री, हम लोग का जो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा उसी को लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग हम लोग को एक आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, फैक्ट्री बिल्डिंग का। उसके बाद हम लोग को आ जाएगा क्या, प्लांट एंड मशीनरी का आ जाएगा, क्योंकि ये सब मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे ले रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में, और जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो मेरा फैक्ट्री बिल्डिंग का कितना 84,000 है फैक्ट्री बिल्डिंग का। और प्लांट एंड मशीनरी का मेरा कितना दिया है 1,26,000। और जो मेरा ऑफिस बिल्डिंग बचा वो मेरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग को ऑफिस बिल्डिंग का जो बोला गया वो हम लोग को रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है। अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन रहता तो वो हम लोग का चल जाता कॉस्ट प्रोडक्शन में, कंप्यूटेशन में। बट हम लोग का क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसलिए हम लोग का ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा, जो कि हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्यूटिंग करने में हेल्प करेंगे, यूज़ करेंगे। और मेरा जो डिलीवरी व्हीकल्स उसका तो सिंपल है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके बाद बोला सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स को सैलरी पे किए हम लोग। तो ये भी मेरा कहाँ पे आ जाएगा, ये भी मेरा आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स। इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है हम लोग को 1,26,000, ये भी हम लोग को 1,26,000। उसके बाद हम लोग का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आ जाएगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किसके लिए हम लोग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिए हैं, प्लांट एंड मशीनरी के लिए दिए, प्लांट एंड मशीनरी को P&M लिखते हैं। उसके बाद हम लोग सेल्स ऑफिस का, ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और व्हीकल्स यूज बाय डायरेक्टर्स, वो भी हम लोग का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मेरा क्या क्या हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का सिर्फ हो गया 48,000। उसके बाद हम लोग को बोला गया क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हम लोग, इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग का पे हुआ है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये हम लोग का कहाँ पे आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम किसका आएगा हम लोग को, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का आ जाएगा, और हम लोग को फैक्ट्री बिल्डिंग का भी आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। ये हम लोग का कितना, प्लांट एंड मशीनरी का 31,200 है, और फैक्ट्री बिल्डिंग का हम लोग को 18,100 बोला गया है। तो ये मेरा हो गया। अब मेरा फर्स्ट पेज का जितना आइटम था ये मेरा लगभग ख़त्म हो चुका है, कुछ बाकी है जो मेरा अलग अलग हेड्स में जाएगा। इसके बाद हम लोग को क्या था, हम लोग को स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस के लिए बोला गया है। तो ये भी मेरा आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस का भी आ जाएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ये कितना है मेरा 36,000।
उसके बाद मेरा एक्सपेंसेस पेड फॉर, ये तो मेरा चल जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। उसके बाद सैलरी पेड टू, ये भी मेरा उसमें चल जाएगा। फिर R&D भी नहीं आएगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर जो हम लोग दिए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, ये मेरा आ जाएगा एक्सपेंसेस पेड फॉर, किसके लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ये मेरा आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक्सपेंसेस पेड फॉर, क्योंकि हम लोग पॉल्यूशन को चेक करते हैं कितना हम लोग का पॉल्यूशन कर रहा है, जो प्रोडक्शन हम लोग का हो रहा है उससे। तो ये भी मेरा किस में चल जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड में। ये कितना हम लोग को बोला गया, एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल 26,600। अब हम लोग का लगभग सारा एक्सपेंसेस ही आ चुका है फैक्ट्री ओवरहेड्स में, जितना आना चाहिए हम लोग का सब आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। पहले ये सारा को ऐड कर देते हैं, दैट इज़ ये सब को हम लोग ऐड करके लिख लेते हैं क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो ये सब को ऐड करने से मेरा कितना आएगा, 462,000 प्लस 1,12,000 प्लस कितना है 84,000 प्लस कितना है 1,26,000। देन हम लोग का 1,26,000 अगेन 1,26,000 आएगा। उसके बाद हम लोग का 48,000 आएगा। देन 31,200 आएगा। देन 18,100 आएगा। देन 36,000 आएगा। देन 26,600 आएगा। तो ये मेरा टोटल आ गया 10,69,600। तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो मेरा प्राइम कॉस्ट कितना था, 10,63,63,200। तो ये मेरा कितना आ गया, 10,80,33,100 क्या आ गया मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। 10,80,33,100 ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। इसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP हम लोग को प्रोवाइडेड है। तो ये हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 9,20,000 9,20,000 यहाँ पर ही लिख लेते हैं आउटर कॉलम में। उसके बाद लेस कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये हम लोग को दिया हुआ है कितना, 8,70,000। तो मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ गया 10,80,83,100। 10,80,83,100 आ गया मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन क्या आस्क किया था, फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग को निकालने बोला था। तो फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ने ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट को भी कंप्यूट कर दिया और नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी। बट फैक्ट्री कॉस्ट जब भी पूछता है तो वो हम लोग को नेट पूछता है। तो यहाँ पे नेट फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग का सेकेंड आस्क था, ये भी हम लोग का आ गया। अब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे जो क्वेश्चन आस्क किया है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, पहले तो जो क्वालिटी कंट्रोल का एक्टिविटीज़ का था खर्चा वो लिख लेते हैं हम लोग, ऐड। ये क्या आ जाएगा, हम लोग का एक्सपेंसेस जो हम लोग पेड किए हैं किसके लिए, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़। तो ये मेरा आ जाएगा। और ये कितना दिया हुआ एक्सपेंसेस हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के लिए, 19,600। उसके बाद ऐड कर लेते हैं हम लोग क्या, जो हम लोग सैलरी पे करते क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ्स को। तो ये मेरा आ जाएगा, इसका एक्सपेंसेस हम लोग कितना दिया हुआ है, 96,200। उसके बाद ऐड आ जाएगा हम लोग को क्या, हम लोग का एक्सपेंसेस जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और फैक्ट्री वर्क के लिए करते हैं, ये हम लोग का आ जाएगा एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। ये हम लोग का कितना था एक्सपेंसेस जो एडमिनिस्ट्रेशन और फैक्ट्री वर्क के लिए दिए हैं, 1,18,600। उसके बाद सैलरी पे की हम लोग किसको किसको, फंक्शनल मैनेजर्स को। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, प्रोडक्शन कंट्रोल का मैनेजर का जो सैलरी पे किया वो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का ही एक्सपेंसेस है ये प्रोडक्शन मैनेजर को, बिकॉज और जो है वो हम लोग का जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्यूटेशन में। ये कितना है, 9,60,000। इसके बाद हम लोग को बोला गया क्या, जनरल मैनेजर वो तो आएगा नहीं, पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट आ जाएगा।
प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट जो हम लोग का है वो आ जाएगा हम लोग का। और ये प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट दैट इज़ पीपीसी की हम लोग का कितना है 96,000 है। उसके बाद हम लोग को बोला रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आएगा नहीं। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस आएगा नहीं, और जितना भी फीस पे वो भी आएगा नहीं, और परफॉर्मेंस बोनस भी आएगा नहीं। तो ये मेरा लगभग क्या क्या हो गया। सिर्फ R&D कॉस्ट हम लोग का पीछे, R&D कॉस्ट एक हम लोग का बाकी है वो आएगा। R&D कॉस्ट जो हम लोग किसके रिलेटेड दिया है, प्रोडक्शन प्रोसेस के रिलेटेड, तो ये मेरा आ जाएगा R&D कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस। ये मेरा कहाँ पे आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्यूटेशन में। और ये कितना दिया हुआ था हम लोग को 18,200 दिया हुआ था हम लोग को R&D कॉस्ट। उसके बाद हम लोग का सैलरी पे हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड टू हो गया। फिर हम लोग को बोला गया था एक रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ था, कितना हम लोग को रियलाइजेबल वैल्यू दिया था, याद रखिएगा हम लोग को एक रियलाइजेबल वैल्यू दिया था 86,000 का। तो इसको लेस करना होगा हम लोग को, जिसको हम लोग डिस्कशन में दिए थे कि कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगा। तो ये कितना था 86,000, इसको लेस करना होगा। अब इसको हम लोग टोटल करके कितना होगा निकालते हैं। तो ये मेरा क्या क्या था 19,600 प्लस 96,200 सॉरी 19,600 प्लस 96,200 प्लस 1,18,600 प्लस 9,60,000 प्लस 96,000 प्लस 18,200 एंड माइनस 86,000। तो ये मेरा आ गया 12,22,600। इसको ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा मेरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकला था उसमें ऐड कर देते हैं। ये मेरा आ गया 10,80,83,100 दैट कम्स आउट टू बी 10,93,05,700 10,93,05,700। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है तो इसको ऐड कर लेंगे, क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग को और ओपनिंग स्टॉक बता दिया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग का 11 लाख का है, यहाँ पर ही कर लेते हैं 11 लाख का। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग कितना का है 18 लाख का है। ये मेरा क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ये मेरा आ गया 10,86,05,700 10,86,05,700। ये मेरा कॉस्ट आ गया, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो यहाँ तक मेरा हो चुका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक। यहाँ पे हमको दो चीज़ पूछा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को काफ़ी सारा खर्चा दिया हुआ है, वो सबको ऐड करना होगा, ट्रीटमेंट देखना होगा उसको। तो ये देखिए ये मेरा निकल गया क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम लोग अब ऐड करेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और काफ़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो सब ऐड कर लेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पहले हम लोग ऐड करते हैं, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है उसको हम लोग लिख लेते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसमें हम लोग का फर्स्ट आइटम क्या था, फर्स्ट आइटम जो था वो हम लोग का डेप्रिसिएशन, जो ऑफिस बिल्डिंग में हम लोग ने जो प्रीवियस पेज में देखा था, जो फर्स्ट पेज था हम लोग क्वेश्चन का, उसमें हम लोग का डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग बच चुका था, तो वो आ जाएगा। और उसका अमाउंट हम लोग का कितना है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 56,000 है। उसके बाद हम लोग को और क्या था, हम लोग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो पे किए थे, किसके लिए, व्हीकल्स जो डायरेक्टर्स यूज़ किया था, जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा था, जो व्हीकल्स जो डायरेक्टर्स यूज़ किया था वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में चल जाता है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर व्हीकल्स जो डायरेक्टर्स यूज़ किया था, व्हीकल्स यूज बाय डायरेक्टर्स, और ये कितना था मेरा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा, ये था मेरा 19,600। इसके बाद हम लोग का क्या था, इसके बाद हम लोग का सैलरी पेड टू जो मैनेजर दिए थे, किसको, फाइनेंस वाला को और अकाउंट्स वाला को सैलरी पे किए थे, फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाले को जो सैलरी पे किए थे हम लोग, ये भी मेरा किस में आ जाएगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। और ये 9,18,000 दिया हुआ था। फिर जनरल मैनेजर को सैलरी पे किए थे हम लोग, इसको GM लिख लेते हैं। ये कितना था मेरा जनरल मैनेजर को जो सैलरी पे किए थे, ये मेरा 12,56,000 था। उसके बाद हम लोग का क्या था, और
उसके बाद हम लोग का था फ़ीस पे, जो बहुत सारा फ़ीस पे किया था ऑडिटर को, लीगल एडवाइज़र्स को, तो ये सब आ जाएगा मेरा फ़ीस पेड टू ऑडिटर्स। फिर किसको फ़ी पे किए थे, लीगल एडवाइज़र्स को फ़ी पे किए थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को पे किए थे, लीगल एडवाइज़र्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को पे किए थे। ये तीनों का अमाउंट कितना था, ऑडिटर्स का था मेरा 1,80,000, नेक्स्ट वाला का था 1,20,000 और उसके नेक्स्ट वाले का था 2,20,000। तो ये मेरा फ़ीस पे का एक्सपेंसेस था। उसके बाद हम लोग क्या दिए थे, ये मेरा टोटल हो गया क्या, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स, जो सेलिंग करने का ओवरहेड्स था, जो खर्च था मेरा। इसमें क्या क्या आ जाएगा मेरा, सेलिंग ओवरहेड्स में मैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो हम लोग डिलीवरी सेल्स ऑफिस बिल्डिंग के लिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे किए थे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को R&M लिखते हैं। जो सेल्स ऑफिस का बिल्डिंग था उसके लिए जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्च था, तो उसको हम लोग पे किए थे। और ये कितने का था मेरा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो सेल्स ऑफिस का था, ये मेरा था 18,000 का था। उसके बाद मेरा क्या था, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो सेल्स ऑफिस का बिल्डिंग था, उसके बाद था सेलिंग में हम लोग का जो मैनेजर को सैलरी पे किए थे, किसको, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले मैनेजर को, सैलरी पेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर को। और ये कितना सैलरी पे किए थे हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर को, 10,12,000। उसके बाद हम लोग क्या पे किए थे, परफॉर्मेंस बोनस जो पे किए थे, जो हम लोग का सेकेंड में पेज में था परफॉर्मेंस बोनस। और ये परफॉर्मेंस बोनस हम लोग कितने का था, 1,80,000 का। तो ये मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। अब लास्ट एक्सपेंस क्या था मेरा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन करने का खर्च था, इसको ऐड कर देते हैं। इसमें क्या क्या था, इसमें मेरा था डेप्रिसिएशन, जो डिलीवरी व्हीकल्स में जो डेप्रिसिएशन हुआ वो मेरा आ गया, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स। इसका अमाउंट कितना दिया हुआ था डेप्रिसिएशन में हम लोग का, 86,000। उसके बाद हम लोग का क्या था, पैकिंग कॉस्ट जो पे किए थे हम लोग किसके लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये भी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ही हो गया, फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग कॉस्ट जो पे किए थे हम लोग। और ये कितने का था हम लोग का, ये हम लोग का 1,12,000 का था। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे इंडिपेंडेंटली। तो मेरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा आ जाएगा, सेलिंग खर्चा आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाएगा। तो पहले हम लोग करते जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 56,000 प्लस 19,600 प्लस 9,18,000 प्लस 12,56,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,20,000, दैट कम्स आउट टू 27,69,600। सेलिंग का खर्चा को ऐड कर देते हैं। तो ये कितना था मेरा, 18,000 प्लस 10,12,000 प्लस 1,80,000, तो ये आ गया 12,10,000। डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना था मेरा, 86 प्लस 1,12,000, तो ये 1,98,000 आ गया। और एक लास्ट खर्चा जो था मेरा, जिससे कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरा हो जाएगा, वो क्या था मेरा, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस, जो मेरा फाइनेंस कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स होता है, ये आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस। ये कितना का दिया हुआ था हम लोग को इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, ये हम लोग का 1,80,000 का था इंटरेस्ट एंड फाइनेंस, सॉरी 7,20,000 का था इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस हम लोग का, 7,20,000। अब हम लोग टोटल कर लेंगे तो ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। और यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन का आस्क भी था, और ये हम लोग का 5th नंबर था जो क्वेश्चन का आस्क था, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था 10,86,05,700, 10,86,05,700, उसमें हम लोग ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवर 27,69,600। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे क्या, सेलिंग ओवरहेड जो 12,10,000 था, प्लस करेंगे क्या 1,98,000 जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड था। उसके बाद से इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस 7,20,000। तो ये टोटल आ गया मेरा कितना, 11,35,03,300। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, जो कि मेरा क्वेश्चन का लास्ट कास्ट था क्या,
कॉस्ट ऑफ सेल्स को फाइंड करना है। ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोग लंबा गया और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया, बिकॉज ये क्वेश्चन का जो लेंथ है ये बहुत ही लंबा था और ये मेरा 4 बार बना है, मतलब कि 4 स्लाइड्स में बना है। तो हम लोगों ने पहले क्या निकाला, पहले हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स कंज्यूम निकाला, उसमें डायरेक्ट वेजेस ऐड किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किया, तो मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया। उसमें हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स में कई सारे आइटम्स दिया हुआ था तो उसको ऐड करके मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। उसके बाद मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ था, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ था, तो मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऐड कर देते हैं तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स। उसके बाद हम लोग क्या किए, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए ऐड किए क्या, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो हम लोग का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड था। उसके बाद हम लोग का जो सेलिंग एक्सपेंसेस था, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड था, सेलिंग ओवरहेड्स था, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स था और इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस, जिसको ऐड करके मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। मेरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट टास्क यही था कि तुम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो। तो इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सारे पार्ट को निकाल दिया।